नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस जीत की जिसकी खुमारी सालों साल भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में रहेगी, हम सबके जहन में रहेगी। और अक्सर हमने देखा है कि खेल के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके जहन में बैठ जाती हैं। फिर वो चाहे 1983 वर्ल्ड कप जीतने की बात कर लें, 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, 2011 की कर लें, 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात करें, या उसके बाद जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हम सबने जीते हैं उसकी तस्वीर हम सबके जहन में कहीं ना कहीं कैद है। और अब बारी शायद 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की थी, जहां पर हमारी छोरियों ने बताया कि वो छोरों से कम नहीं है, और जिस तरह की शानदार जीत हासिल की उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस समय है, जो लगातार इन दिनों भारतीय क्रिकेट की तमाम अच्छी खबरें हमें आप तक पहुंचाते रहते हैं। उनकी आवाज अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर, सिलेक्टर और बीसीसीआई के आला अधिकारी रह चुके हैं सबा करीम की, जो इन दिनों जब भी खास तौर से मेरे से बात करते हैं कुछ ना कुछ अच्छी खबर होती है। फिर वो चाहे एशिया कप जीतने की बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात कर लें, और कुछ दिन पहले ही हमारे शो में अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपने सुना होगा, सबा भाई ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि भारत वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और वेट एंड वॉच। और एग्जैक्टली वही हुआ। वर्ल्ड कप जीते, और हमारे चेहरे पे और सभा भाई के चेहरे पे मुस्कान भी आज इसलिए है क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप बड़े कन्विंसिंगली जीता। हालांकि लीग मैचेस में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर था, लेकिन अंत भला तो सब भला। और जिस तरह से जीत के जश्न की वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं 2 नवंबर, मुझे लग रहा है उतनी ही इंपॉर्टेंट बन गई जितना कि हमारे लिए 25 जून थी, या 2 अप्रैल की बात करें। ये सभी वो तारीख है जिसकी तासीर अब हमेशा हमारे जहन की तस्वीरों में रहेगी। सबा भाई, थोड़ा लंबा लंबा इंट्रोडक्शन जरूर हो गया, लेकिन आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। और साथ ही हम्म। कहते हैं ना, इमोशंस अक्सर बह जाते हैं। और मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि आपसे बात करूं और अपने इमोशंस आपके सामने रख पाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी तारीफ करना चाहूंगा और आपको दाद भी देना चाहूंगा कि जो भी प्रिडिक्शंस आप कर रहे हैं इन दिनों, वो बैंग ऑन टारगेट होती है। और उसके पीछे जो वजह होती है वो क्रिकेटिंग होती है। कैसे जी। आपको लगा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा देखिए राजीव, एक तो है कि भारत में महिलाओं को जो क्रिकेट की जिस तरह की आयोजना की जा रही है, जितनी मेहनत है? की जा रही है, जो हम्म। टीम खेल रही है वो तो कर ही रही है। और उसके पीछे जो काम हो रहा है ना, वो बहुत ही शानदार रहा है। अब जिस तरह से बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि विमेन क्रिकेट को प्रमोट करना है, जितने सारे डोमेस्टिक मैचेस खेले जा रहे हैं, हर डोमेस्टिक टीम के साथ अब एक सपोर्ट स्टाफ जुड़ गया है। कुछ एक या 2 साल 2 साल मेरे ख्याल में पहले भारत इन बीसीसीआई ने अंडर 15 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी जी। चीजें दर्शा रही थी कि अब जो ग्रास रूट लेवल से काम हो रहा है, और अगर इतना काम हो रहा है, आप विमेन क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और ये जी। जो हमारी टीम भी खेल रही है, इनको तो बहुत ज्यादा अनुभव है विश्व कप में खेलने का। एक हो हम्म। ये हो गई, ये नंबर नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये भी है राजीव, के अभी ये सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सामने आपको किस प्रकार से प्रदर्शन करना है। कई सारे जो प्लेयर्स हैं वो डब्ल्यूपीएल में खेलती आ रही हैं। कई ऐसी हमारी प्लेयर्स हैं जो बिग बैश लीग खेलती हैं। कई ऐसी हैं जो हंड्रेड्स खेलती हैं, जो T20 मुकाबले खेलती हैं देश के बाहर। तो इन सबको अब एहसास हो गया है कि जो जो दूसरी टीम होती है, जो दूसरे टीम के जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी तैयारी किस तरह से होती है। वहां से आप बहुत कुछ सीखती हैं। आपको ये भी एहसास होने लगता है कि दूसरी टीम के जो प्लेयर्स, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और अंत में जी। जब मुकाबला और ये टूर्नामेंट आपके घर में हो रहा है, तो एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहता है राजीव, क्योंकि जी। इस प्रकार की कंडीशन में हम कई बार खेल चुके होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि विश्व कप इतना लंबा टूर्नामेंट होता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपकी टीम में आए गए, आपके प्रदर्शन में आए हम्म। गए, जो भारतीय टीम के साथ भी हुआ। तो भारत ने अच्छा ये किया कि वहां से उन्होंने सीख ली कि जो जो उन्होंने गलतियां की हैं उसको फिर से दोहराया ना जाए। तो मुझे जी। ख्याल मेरे ख्याल में यही सब मुझे लगा कि वजह रही है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस बार भारतीय टीम विश्व कप पहली बार जीतेगी। एक और बात है राजीव, कि जी। भारतीय टीम की तैयारी बहुत ही अच्छी हुई थी। इसके पहले हमने 3 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। वो हम्म। मैचेस खेलने के पहले हमारा बहुत लंबा कैंप लगा था वाइजैग में। तो अमोल मजुमदार और हरमनप्रीत कौर ने जो भी बीसीसीआई से मांगा वो उनको दिया गया, हम्म। उस तैयारियों के तहत से। चाहे आप वाइजैग में कैंप लगाना चाहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने का, वहां पे कैंप लगा लीजिए। आप चाह रहे थे कि 3 या 4 प्रैक्टिस मैचेस होने चाहिए, वनडे मैचेस होने चाहिए,
वो आपको दिए गए। आप चाह रहे थे कि आपके पास एक प्रोफेशनल सपोर्ट स्टाफ दिया जाए, वो हम्म। आपको प्रदान किया जाए। खुद अमोल मजुमदार, आविष्कार सालवी, मुनीश बाली, उसके साथ साथ साइड आर्म थ्रोअर्स, जो सपोर्ट स्टाफ मेंस टीम को दिया जाता है वही, या फिर बहुत ज्यादा मिलता हम्म। जुलता सपोर्ट स्टाफ आपने महिलाओं को भी दिया। तो इतनी ज्यादा अगर पीछे से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर ये एक्सपेक्टेड था कि ये हमारी टीम भी अच्छा करेगी। इसके हमारे पास भी कई सारे शानदार खिलाड़ी जी। हैं, और वो जानते हैं कि इस तरह के कंपटीशन में इतना जब दबाव बढ़ता है आपके ऊपर, तो आपको किस किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए। तो भाई मेरे पास बहुत ढेर सारे सवाल हैं एक बात को लेके, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बीसीसीआई के साथ भी जुड़े रहे, आप सेलेक्टर भी रहे। ये जब अपने देश में हम कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो विक्ट्री परेड क्यों नहीं होती है? हमने देखा जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, या उससे पहले हमने जब भी बाहर टूर्नामेंट जीता है तो विक्ट्री परेड होती है, लेकिन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तो कोई विक्ट्री परेड नहीं हुई, हमने जीता। और अब 2025 में भी, और ये सवाल जब बीसीसीआई सेक्रेटरी से पूछा गया, कह रहे हैं अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, आगे देखेंगे। क्या ये मतलब होता है रूल्स में है कि आप घर में जीत रहे हैं तो बहुत तवज्जो नहीं होगी? और अगर ऐसा हो तो फिर तो ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि इंग्लैंड में हमने देखा 2019 में इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो पूरा इंग्लैंड सड़कों पे आ गया था, और एक जबरदस्त विक्ट्री परेड हम सब ने देखी थी। राजीव देखिए, विक्ट्री परेड हमें एक दो बार देखने को मिली है। जब विश्व जी। कप भारत ने जीता था, T20 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, तब हुई थी विक्ट्री जी। परेड। ये काफी सालों के बाद जब भारत ने ये T20 विश्व कप जीता वेस्ट इंडीज में, हम्म। तब विक्ट्री परेड हुई। मेरे ख्याल में एक तो बात ये भी है राजीव कि ये शेड्यूल जो है ना, बहुत टाइट हो जाता है। और अच्छा। इस बीच जी। में एक विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज करना, उसके साथ साथ जितनी सारी भीड़ उमड़ कर आ जाती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ये क्या पर्सनल, आरसीबी हादसा को भी एक बड़ी वजह मानते हैं? उसके बाद से थोड़ा सा जरूर कैलकुलेशन हुआ है जरूर इसमें। राजीव, जरूर। पर जी। मुझे लग रहा था कि चूंकि ये पहली विश्व कप जीत है भारतीय महिला टीम की, हो सकता है कुछ समय बाद हमें वो विक्ट्री परेड देखने को मिले। पर एक बार हम्म। शुरुआत हो गई है जीत की विश्व कप में, तो फिर मेरा ये निजी निजी मानना है राजीव, यू मूव ऑन। क्योंकि और हाँ भी आगे एग्जैक्टली। बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको अचीव करने हैं। पर हाँ, चूंकि ये पहली जीत है जो इंडियन वुमेन्स टीम ने अचीव की है विश्व कप में, यहाँ पे एक विक्ट्री परेड बनती है। हो सकता है कि बीसीसीआई इसके ऊपर सोच विचार करे, शेड्यूल कुछ ऐसा हम्म। निकाले जहाँ पे मे बी एक हफ्ता 10 दिन के बाद कुछ इस तरह का विक्ट्री परेड हमें देखने को मिले, जहाँ पर सभी खिलाड़ियों को फिर से बीसीसीआई जो अवार्ड उन्होंने जिसकी घोषणा की है, जो अनाउंस किया है, उस प्रकार से विमेंस टीम को भी फेलिसिटेट किया जाए। ये हो सकता है क्योंकि ये जी। पहली जीत है। पर एक बार ये जीत आपने हासिल कर ली है, फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो ये जी। शुरुआत है। ये पहली जीत का मायने बहुत ज्यादा होता है राजीव। जी। 1983 के सभी वर्ल्ड कप विनर्स के नाम हमें अभी भी याद है। हाँ। 2011 के नाम याद नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के नाम याद नहीं है, T20 में नाम याद नहीं है हमें कि 15 में कौन कौन खिलाड़ी थी। पर जी। 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स नंबर 1 से नंबर 15 तक का नाम हमें अभी भी याद है। उसी प्रकार से ये जो महिला टीम ने अचीव किया है, ये एक लेगेसी है। और ये सभी खिलाड़ियों के नाम हमें अब सालों साल तक याद रहेंगे। इसके बाद भले ही 2 3 4 5 बार आप जीत लें, पर ये हम्म। पहली जीत एक रास्ता दिखाती है अन्य खिलाड़ियों को, और सेल्फ बिलीफ पैदा करती है यंगस्टर्स में जी। कि आने वाले समय में भी उनको जब मौका मिलेगा, तो वो भी इसी प्रकार की अचीवमेंट को फिर से वो एमुलेट कर सकती हैं। तो भाई, क्योंकि आपने 1983 का जिक्र किया और मेरे जहन में वो तस्वीर सी चलने लगी थी। उस टीम ने जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता तो वो टीम जीती थी। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस थे वो, चाहे कृष्णमचारी श्रीकांत की इनिंग्स हो या मोइंदर अमरनाथ का ऑलराउंड प्रदर्शन हो। सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा अपने आप में। जैसा कि कैच कपिल पाजी ने लिया कल, वैसे ही ये कैच हमने देखा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का, अमोलप्रीत ने लिया। कैसे आप देखते हैं ये छोटे छोटे, क्या ये टीम की जीत मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शेफाली वर्मा के हाईएस्ट स्कोर थे, लेकिन वो छोटा कंट्रीब्यूशन ऋचा घोष का, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन। मेरे ध्यान में बरबस मैं दो तस्वीरों को अगर वो करूं तो मुझे लगता है कि ये 1983 जैसा कुछ मैं देख पा रहा था इस 2025 की जीत में। एक टफ कंपटीशन में टीम स्पोर्ट का फायदा होता है राजीव, क्योंकि फिर जी। कई बार आपके जो स्पिरिट्स लो हो जाते हैं, तो आपके जो टीममेट्स है वो आपको इंस्पायर करते हैं। और वही किया है इस टीम ने। और ऐसे भी टीम स्पोर्ट में कोई ना कोई छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके भी वो जीत दिलाता है।
हम्म। अमनजोत कौर ने जो कैच पकड़ा, उन्होंने जो गेंदबाजी की। दीप्ति शर्मा खैर वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गई, पर कल के हम्म। मैच में वो उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, ऋचा घोष की वैल्यूबल रन जो उन्होंने अंत में आके बनाए, तो हम्म। इस प्रकार के छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और यही हम्म। हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। वो 3 हार के बाद भारत को फिर से अपने अंदर टटोलना पड़ा कि उन्होंने जो गलतियां हम्म। की हैं उसको फिर से वापस दोहराए नहीं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है भारतीय टीम का कि उन्होंने उसके बाद जो मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के विरुद्ध कंप्लीट जीत उन्होंने हासिल की, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक टफ टीम के सामने एक बहुत ही हार्ड जीत उन्होंने दर्ज की, और उसके बाद फाइनल मुकाबले में बहुत ही आसानी से दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। 52 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है बड़ा है जी। जी। फाइनल मुकाबले में, नॉकआउट इनकाउंटर्स में राजीव, और वो भारतीय टीम ने अचीव किया। जैसे कि मैंने कहा कि टीम स्पोर्ट में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, जो हमें कल के मैच में हम्म। देखने को मिला या फिर पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला। समा भाई, वे एक चीज और जहन में आती है कि या एक सवाल कह लें इसको, कि जिस तरह से एक मूवी हम सबने देखी थी चक दे इंडिया, इन दिनों बड़ा वायरल भी चल रहा है, मुझे अगर आपसे भी पूछूं, कबीर खान ने जो रोल प्ले किया उसमें, एक एक ऐसा खिलाड़ी जो काबिल था बट देश के लिए नहीं खेला, एक फ्रस्ट्रेशन थी। वो फ्रस्ट्रेशन, वो काबिलियत अमोल मजूमदार में भी नजर आती कभी ना कभी। 11,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 20 सीजन जितना मैंने देख पाया, 20 सीजन उन्होंने क्रिकेट खेला घरेलू क्रिकेट में। और उसके बाद जब कोचिंग संभाली उन्होंने, पहले मुंबई के लिए, फिर रोहित शर्मा का वो ट्वीट भी ध्यान में आता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड अनलकी क्रिकेटर जो खेले नहीं देश के लिए। इन सबको मिला दे, क्या अमोल मजूमदार का रोल आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक एक उनका डायलॉग है जो हरमनप्रीत ने भी कहा, कि जब हम लगातार 3 मैच हारे तो उन्होंने कहा मैच हारे नहीं है, हम हर्डल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम फिनिश लाइन तक नहीं जा रहे, इसको हारना मत समझिए, इसको कैसे फिनिश लाइन तक जाना है उसके बारे में बातचीत की जाए। कैसे आप देखते हैं एज अ कैरेक्टर अमोल मजूमदार को, और जिस तरह से वो टीम को लेके बढ़े आगे? अम, अमोल की विशेषता हमेशा से यही रही है, खेलते समय भी, कि वो जी। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तैयारी के ऊपर। वो उसी स्टेबल से आते हैं जहां से सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, वो जनरेशन के प्लेयर्स हैं। और इन जनरेशन प्रवीण के आमरे प्लेयर्स, जी। हाँ मैं, या प्रवीण आमरे, इस प्रकार के जो खिलाड़ी हम्म। हैं जो उस एरा में खेल कर आए, संजय मंजरेकर, इन सबों को हमेशा से ये बताया गया, कोचेस उन्होंने यही ताकीद दी कि जितनी अच्छी तरह से आपकी तैयारी होगी, जितना आप थरो प्लानिंग करेंगे, तभी आप हम्म। मैदान में जाके रन बना सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। तो अमोल मजूमदार ने खेलते समय भी यही किया। जब वो मुंबई की कप्तानी कर रहे थे तब भी उन्होंने वही किया। कई सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते, बीसीसीआई डोमेस्टिक मैचेस में या फिर रणजी ट्रॉफी में जब अमोल मजूमदार कैप्टन थे। तो यहाँ पर भी आके उन्होंने उसी प्रकार का मेथड लागू किया राजीव, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। हम्म। कि अगर आपकी तैयारी सही होगी, अगर आप ठीक प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे, अगर दूसरी टीम के हर एक प्लेयर के सामने आपके पास प्लान्स होंगे, तभी आप न ही केवल मैचेस जीत सकते हैं पर आप टूर्नामेंट भी जीत पाएंगे। और उसके लिए एक विजन की जरूरत होती है, और वो विजन को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि अमोल मजूमदार को सहयोग मिले खिलाड़ियों का, उनको सहयोग मिले चयनकर्ताओं का, और उनको सहयोग मिले बीसीसीआई का, जो हम्म। जो उनको मिला है। और अंत में उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि अगर आप मेरे मुझे सारी सहूलियत देंगे जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरे हम्म। विजन में है, कि तभी मैं अचीव करवा सकता हूं टीम को, तब मैं मेरे तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय टीम विश्व कप जीते। एक और बात है राजीव, एक मेल को एक मेल क्रिकेटर को फीमेल टीम की कोचिंग करना बहुत कठिन होता है। कई जी। सारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं, वो आपको किसी न किसी के थ्रू करने होते हैं। फॉर हम्म। इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, आप ड्रेसिंग रूम में जा नहीं सकते हैं जब तक कि कोई और आपके साथ हो ना, कोई और हम्म। फीमेल आपके सपोर्ट स्टाफ ना हो। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, उसका ध्यान देना होता है। आपको ध्यान ये भी रखना होता है कि जो आप प्लेयर को जब इंकरेज भी कर रहे हैं विद विथ वेरी गुड इंटेंशंस, प्लेयर को हम्म। ये नहीं लगना चाहिए कि वो टच जो कोच का है वो ऑकवर्ड है। तो बहुत सारी चीजें हम्म। हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो जिस तरह से आप मेल टीम को कोच करते हैं, उससे बहुत अलग होकर, ज्यादा सेंसिटिव होकर आपको फीमेल टीम को कोच करना होता है। तो और कई सभा सारी भाई बातों का इसमें, ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और जो आप कह रहे हो उसी को अगर बैक करते हुए मैं पूछूं,
एक एक इमेज भी क्रिएट करनी पड़ती है कोच को अपनी, कि आप किस तरह से इस टीम को आगे ले जा रहे हैं। और कल जब ट्रॉफी जीतने के बाद हरमनप्रीत ने पैर छुए अमोल मजूमदार के, तो लगा कि एक फादर फिगर है या एक बड़े भाई की जी। भूमिका में है, जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है इस टीम में। वो चाहे टीम की युवा खिलाड़ी हो या टीम के सीनियर खिलाड़ी। मे बी जो आप बात कह रहे हैं शायद वो बाकी लोग नहीं समझ पाए कि अमोल मजूमदार ने कितनी मेहनत की है इस टीम के साथ, क्योंकि जब वो टीम मिली, रमेश पवार जा चुके थे, बहुत क्राइसिस में थी वुमेन्स टीम। क्या ये इमेज बिल्डिंग अमोल मजूमदार ने खुद की, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है टीम के साथ जो एक रिस्पेक्ट उन्होंने गेन की अपने बारे में? प्लेयर्स का ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी होता है राजीव। जी। जब आप ट्रस्ट गेन करेंगे तभी प्लेयर्स आपके पास आएंगे अपनी बात रखने के लिए कि उनके गेम में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही हैं, वो और कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर प्लेयर्स कोच को ट्रस्ट करेंगे नहीं, उनको ये लगेगा कि जो मैंने बात कही है वो वाली बात कहीं और उन्होंने कह दी है, या उनकी प्लेस सिक्योर नहीं है। अगर आप देखेंगे जो जो कोर ग्रुप है वो यही हम्म। 20-22 प्लेयर्स का ही रहा है जो पिछले 1.5 से 2 साल खेल रहा है। इसमें 2-3 नए खिलाड़ी भी आए हैं, यंगस्टर्स भी आए हैं, जी। और उसका फायदा इस टीम को मिला है। चाहे वो श्री चरनी हो गई, या फिर अमनजोत कौर की एंट्री हुई है, या ऋचा घोष की हम लोग देख रहे हैं इस समय। प्रतिका रावल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। शेफाली वर्मा का वापस आना। और अगर प्लेयर्स को ये लगेगा कि वो पूरे खुल के अपने कोच के साथ बात कर सकते हैं, तो फिर उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर उससे जी। रिलेशनशिप बिल्ड हो, फिर वो कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाता है, फिर कोच को रीच आउट करना कि वो क्या जी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेयर से बड़ा आसान हो जाता है। और अमोल ने निश्चित रूप से इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा काम किया। उसके साथ साथ उनका जो व्यवहार है, जिस तरह से वो बात करते हैं, वो बहुत ही, मुझे लगता है कि उनका स्वर बहुत ही मीठा है। हालांकि जब क्रिकेट खेलते थे, जब वो कप्तान थे, तो कई बार उनका जो बिहेवियर रहता था अपने प्लेयर टीममेट्स के साथ, वो काफी ज्यादा कठोर था, जो काम कर रहा था उस टीम में। और यहाँ पर जी। उनको बहुत ज्यादा परिवर्तन करना पड़ा। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। इन सब चीजों का ध्यान देना हाँ। बहुत जरूरी होता है जब आप प्रोत्साहित करने का भी प्रयास कर रहे हैं तब भी। जी। बिल्कुल। और क्योंकि आपने जिक्र किया था शेफाली वर्मा का, इसी आंसर के दौरान शेफाली वर्मा के हाथ में गॉड्स प्लान लिखा हुआ था सभा भाई, जब टैटू उनका मैं देख रहा था। क्या नियति वाकई, किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक एक खिलाड़ी जो 10 दिन पहले तक ये था कि वो सूरत में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, अचानक टीम में आती है, रन तो बनाना चलिए समझ आता है, अचानक बॉलिंग हाथ में दी जाती है। मोइंदर अमरनाथ की तरह जोफ डुजॉन और मेलकम मार्शल की पार्टनरशिप जैसे उन्होंने तोड़ी, वो से आके वो 2 विकेट, और कैंप की विकेट थी उसमें जो बहुत ही क्रूशियल थी। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई ये गॉड्स प्लान में था कि भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना अब है? इसको क्या कहें राजीव, कई बार ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जो है वो आपके साथ है, जी। और फिर आप जिस जो भी निर्णय लेते हैं वो आपके हित में काम कर जाता है, और दबाव जो है वो दूसरी टीम के ऊपर बढ़ जाता है, जो हमें कल देखने हम्म। को मिला। अब शफाली वर्मा की री एंट्री, उनकी अच्छी बल्लेबाजी करना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने ज्यादा रन बनाए थे नहीं, उसके जी। बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की थी। पर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का ये निर्णय, वो एक मास्टर स्ट्रोक था हरमन का, उनको गेंदबाजी हाँ। थमा देना। क्योंकि हरमन को ये लग रहा था कि विकेट थोड़ा बहुत ग्रिप कर रहा है। और हम लोगों ने कई हम्म। सारे विजुअल्स देखे जो प्रैक्टिस सेशंस के हमें आए हैं, कि शफाली वर्मा रेगुलरली गेंदबाजी कर रही थी वो नेट्स में। हम्म। तो आई एम श्योर हरमन और जी। अमोल मजुमदार और आविष्कार साल्वी जो बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि इनको अगर बीच में मिडिल ओवर्स करवाया जाए तो ये इफेक्टिव साबित हो सकती है, क्योंकि कंडीशन हम्म। उस समय favor कर रहे थे स्पिनर्स के लिए। और अंत में ये बहुत ही कामयाब साबित हुआ ये निर्णय, शेफाली वर्मा का रन बनाना, उनकी अच्छी गेंदबाजी करना। ऐसे में जब टीम की घोषणा हुई थी राजीव, तो बहुत ज्यादा जी। हैरानी हुई थी कि शेफाली वर्मा को 15 से क्यों बाहर रखा गया। 15 में हम्म। आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ओपनर था नहीं। प्रतिका रावत भले ही वो नंबर 2 ओपनर थी स्मृति मांदाना के साथ साथ, पर कम से कम आपको सब्स्टिट्यूट में एक तो आपको ओपनर चाहिए। आप बिल्कुल। एक भी ओपनर चयनकर्ताओं ने रखा नहीं था। और जो रिजर्व जो बनाए थे, जो 4 या 5 स्टैंड बाय जो रखे गए थे, उसमें भी शफाली वर्मा का नाम नहीं था। ये तो भला जी। हो न्यू सिलेक्शन कमेटी का ये, और टीम मैनेजमेंट का, कि जैसे ही प्रतिका रावल को चोट लगी, वहां से एसओएस उन्होंने भेजा शेफाली वर्मा को, जो उस समय खेल रही हम्म। थी, और उनको इमीडिएटली फ्लाई करवाया गया मुंबई मैच खेलने के लिए। जी। और इसके पीछे 2-3 कारण और भी हम लोग बात कर सकते हैं ना, कि डब्ल्यूपीएल में कई सारे मैचेस
शेफाली वर्मा ने डीवाई पाटिल में खेले हैं, वहां पे रन्स हम्म बनाया है। पिछले सीजन हाईएस्ट रन गेटर रही हैं वो WPL में। तो ऐसी बात नहीं थी कि शेफाली वर्मा फॉर्म में नहीं थी। हाल हम्म उसके बावजूद उनको एक साल इंतजार करना करना पड़ा वापस वनडे क्रिकेट में आने में। जी। तो ये अंत में कितना अच्छा रहा भारत के लिए कि शेफाली वर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने एक मैच विनिंग प्रदर्शन दिया अपने टीम के लिए फाइनल मुकाबले में। और हर किसी खिलाड़ी ने सब भाई कुछ ना कुछ कहानी लिखी है अपने लिए। हरमनप्रीत ने 36 साल के एज में वर्ल्ड कप जीता। जेमिमा रॉड्रिक्स की पारी पर चर्चा किए बिना मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप ही अधूरा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट रन चेज जो किसी वुमन बैट्समैन की तरफ से देखा वो शायद मेरी नजर में जितनी क्रिकेट मैंने देखा वो जेमिमा रॉड्रिक्स की ये पारी थी। कैसे आप देखते हैं जेमिमा का रिवाइव होना? एक साल पहले वो भी टीम में नहीं थी, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया था। फिर वो बैटिंग ऑर्डर सडनली चेंज होना, नंबर 3 पे आना, जो आपने कहा कि कायनात ही जिताने में लग गई थी। कैसे आप देखते हैं इन सारी घटनाओं को? देखिए, कई बार जो निर्णय होते हैं टीम मैनेजमेंट के, हम लोग एज एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स या हम्म कमेंटेटर्स ये लगता है कि ये निर्णय क्यों लिया गया है। पर हम्म अंत में ना, वो टीम मैनेजमेंट कई बार इस प्रकार के डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं। उनको ये लगता है कि एज अ यूनिट वो डिसीजन का फायदा मिलेगा टीम को। और हम्म इस कारण से ही बीच में जेमी को ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि जितनी उम्मीद थी कि जेमी जिस तरह से रन बनाएगी वो बना नहीं रही थी। ये विश्व कप में ही हम्म वो ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले के पहले ही उनको ड्रॉप किया गया था, नहीं, न्यूजीलैंड वाले मैच के पहले उनको ड्रॉप किया गया था। हम्म और ऐसे भी जेमी की जिस तरह की बैटिंग है वो एक फ्लोटर के रूप में काम करती है। उनको आप चाहें तो आप ऊपर करा लीजिए, नंबर 3 पर खिला लीजिए, 4 पर खिला लीजिए, 5 पर खिला लीजिए, तो कहीं भी फिट बैठती हैं। तो ये लग रहा था टीम मैनेजमेंट को कि जेमी ज्यादा सूट करेंगी नंबर 5 पे आके। वहां पर उन्होंने रन बनाए हैं भारत के लिए, बहुत ही शानदार हम्म उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इसी सोच के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी थी जब विश्व कप शुरू हुआ था तब। हम्म अनफॉर्चुनेटली जेमी के लिए वो दो उन्होंने शून्य शून्य पर आउट हो गई स्वीप करते हुए। पर अच्छा ये रहा कि टीम मैनेजमेंट ने फिर वो डिसाइड किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको प्रमोट किया जाए। हम्म और जैसे वहां पर उनको लय प्राप्त हुई, उसके बाद भारत ने ये निर्णय कर लिया कि नंबर 3 पर जेमी को खेलना चाहिए। और उन्होंने और एक हम्म और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने खिलाने के बारे में सोचा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी काम कर गई है भारतीय टीम के लिए। भारत जी। को ये लगता है टीम मैनेजमेंट को कि जहां पे विकेट चैलेंजिंग होगा वहां पर उनको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना चाहिए। इस वजह से वो हरलीन देओल को खिला रहे थे। जहां पर जी। उनको लगा कि विकेट काफी अच्छा है बल्लेबाजी करने के लिए, वहां पर उनको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए चाहिए जो उन्होंने किया मनजोत कौर के रूप में। हम्म तो ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई भारतीय टीम ने, इसका भी फायदा जेमी को भी मिला और इंडियन टीम को भी मिला। सभा भाई, एक शख्स और था जो मैदान पे मौजूद था और सपना देख रहा था कि वो भी वर्ल्ड कप जीते। रोहित शर्मा मैदान पे थे, जो 2023 मिस कर गए। कितना कहते हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं आप। अब रोहित देख रहे होंगे 36 साल की एज में क्या कुछ हरमनप्रीत ने किया है, क्या अचीव किया। क्या रोहित शर्मा इंस्पायर हुए होंगे ये जीत देके और अपने सपने को और एक और उड़ान देने की जो बात चल रही है 2027 तक की, और आप सबसे ज्यादा समर्थन आपका रहा है इसमें। क्या ये तस्वीरें उन क्रिकेटर्स को जो दहलीज पे हैं कि अंदर और बाहर होने के, वो चाहे शमी हो, विराट हो या रोहित हो, कैसे आप देखते हैं इनके लिए ये जो लम्हा था हमारे मेंस क्रिकेटर के लिए? अक्सर हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स क्रिकेटर को आ जाता है अरे मेंस क्रिकेट को देखो, लेकिन ये पहली बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो छोरियों की टीम है, इन्होंने छोरों को क्या संदेश दिया? इंस्पायर तो जरूर किया होगा राजीव, आपने सही बात जी। उठाई है। कई ऐसे प्लेयर्स जिनको लगता है कि मे भी वो 2027 तक अवेलेबल नहीं होंगे, हो सकता है कि वो फॉर्म उनको डिजर्ट कर दे। अब यहाँ से उनकी कोशिश शुरू हो गई होगी। और रोहित जी। शर्मा एक क्लासिक एग्जांपल है कि रोहित ने वर्ल्ड कप T20 जीता जरूर है, 2008 में भी हम्म जीता था एज ए प्लेयर, और यहाँ पर एज ए हम्म कैप्टन जीता है। पर वो वनडे जो विश्व कप होता है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और होनी भी हम्म चाहिए। विश्व कप, वनडे विश्व कप आता है 4 साल में एक बार, T20 विश्व कप तो हर 2 साल पे आ जाता है। जी। उसको तो आप भूल जाइए। अब आपका ध्यान होना चाहिए वनडे विश्व कप के ऊपर। अब कप्तान तो नहीं रहेंगे वो, पर एज अ प्लेयर भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कल जो हम्म उन्होंने अपने सामने होते हुए देखा, वो जरूर चाहेंगे कि वो तस्वीर एक बार मेंस टीम भी फिर से अदा करे जो इसके पहले हम्म 2011 में भारत ने किया था। और जिस तरह की तैयारी रही है रोहित शर्मा की इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे के पहले, जितना काम उन्होंने अभिषेक नायर के साथ फिटनेस पे किया है, जितना समय उन्होंने गुजारा है बैटिंग सेशंस करते हुए, उसका फायदा हम उन्होंने देख लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे टफ कंडीशन में खेलती है। वहां पे जाके रोहित शर्मा हम्म को बनाना, अर्धशतक लगाना, शतक लगाना,
ये दर्शाता है कि उनके अंदर अभी भी वो ऊर्जा है, वो इंटेंसिटी है। और हाँ, ये जीत देखकर कई सारे प्लेयर्स मुझे लगता है कि फिर से फायर्ड अप हो जाएंगे कि अभी भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते जी हैं। और 2027 के विश्व कप में न केवल भाग ले सकते हैं, पर फिर से जी। भारत को विश्व कप जिता भी सकते हैं।